दोस्तों आपका इस विशेष अंतर वाले वीडियो में स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ में होने वाले लेखा एग्जाम के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे विशेष अंतर जो अपन जनरली पढ़ते हैं यहाँ पे, वो अंतर अगर अपने को स्पष्ट रहेगा तो अपन बहुत सारी चीज़ों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे है ना अंतर हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अंतर देखेंगे हम यहाँ पे, है ना आज। तो ये सबसे पहला औसत उपलब्धि और अंतिम उपलब्धि पर यहाँ पे पहला अंतर है ना, यह है ना। तो औसत उपलब्धि क्या होता है और अंतिम उपलब्धि, है ना। तो ये पेंशन की गणना करने के लिए ज्ञात किया जाता है, पेंशन की गणना के लिए यहाँ पे, और उपादान की गणना के लिए क्या को बेस लिया जाता है, अंतिम उपलब्धि को बेस लिया जाता है। जबकि पेंशन की गणना के लिए औसत उपलब्धि को बेस लिया जाता है यहाँ पे। इसमें महंगाई भत्ता औसत उपलब्धि में नहीं जोड़ा जाता, जबकि है ना अंतिम उपलब्धि महंगाई भत्ता क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। क्योंकि उपादान की गणना करे तो महंगाई भत्ता वाली बात है यहाँ पे जोड़ेगा ही, है ना। अंतिम 10 माह के आहरण के आधार पर निकाला जाता है यहाँ पे यह सेवानिवृत्ति की अंतिम तिथि, है ना। इसमें अंतिम 10 माह यहाँ पे, और इसमें सेवानिवृत्ति की अंतिम तिथि के आधार पर जो वेतन प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर निकाला जाता है ना। अंतिम 10 माह के दौरान यदि कुछ अवधि अवैतनिक अवकाश या अकार्य दिवस है ना, तो उतने दिन क्या कर लिया जाएगा यहाँ पे, तो उतने दिन 10 माह के पहले जोड़कर, है ना, 10 माह की अवधि पूर्ण कर ली जाती है ना। मान लो आपका 10 माह, लास्ट 10 माह का आधार गणना करे, उसमें 3 माह आपने काम ही नहीं किया तो बचा 7 माह, तो 7 माह का आधार पर तो नहीं कर सकते, तो 10 माह के पहले जाओ, मतलब यहाँ पे +3 वो पहले वाले जोड़ने पड़ेंगे, 10 माह के पहले वाले, है ना। तो इस टाइप से 10 दिन करके यहाँ क्या, 10 माह करके यहाँ क्या किया जाता है यहाँ पे, है ना, अपना औसत उपलब्धि निकाली जाती है। जबकि इसकी गणना में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। ठीक है। यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश नियम 28, है ना, और लघुकृत अवकाश नियम 29, है ना। तो अर्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। नियम 28 में दिया है और नियम 29 में दिया है ना। इसे ड्यूटी द्वारा, है ना, अर्धवेतन अवकाश ड्यूटी द्वारा अर्जित किया जाता है, इसे ड्यूटी द्वारा अर्जित नहीं किया जाता। लघुकृत अवकाश को ड्यूटी द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है यहाँ पे, है ना। अर्धवेतन अवकाश क्या होता है यहाँ पे, निजी कारणों के आधार पर या चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृति मिल जाती है। इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृति मिलती है ना। यह अवकाश काल में आधा वेतन, कितना, हाफ वेतन मिलता है। इस अवकाश काल में पूरा वेतन मिलता है लघुकृत अवकाश में, ना। इसमें जितना लिए हैं उतना ही अवकाश खाते से कम किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने मान का 25 दिन का आपका अर्धवेतन अवकाश है, उसमें आपने 15 दिन ले लिया, 15 दिन ले लिया तो बचा कितना यहाँ पे 10 दिन, तो 10 दिन ही खाते में, जितना आपने लिया अवकाश उतना खाते में कम किया जाएगा। इसमें जमा अर्धवेतन अवकाश से 2 गुना कम किया जाता है। जैसे मान चलो यहाँ पे 25 दिन, है ना, तो आपने 25 दिन आपके खाते में था, आपने कितना दिया, 15 दिन, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 दूनी, है ना, 30। मान लो आपको 25 दिन आपके खाते में शेष है, यहाँ पे आपने 5 दिन अवकाश लिया, तो 5 दिन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कितना किया जाएगा, यहाँ पे 10 दिन, है ना, 10 दिन माइनस किया जाएगा यहाँ पे, तो बचे कितने यहाँ पे 15 दिन, है ना। इस टाइप से मतलब इसमें डबल किया जाता है, 2 गुना कम किया जाता है ना। सेवानिवृत्ति पर इसका समर्पण नहीं होता, यहाँ पे सेवानिवृत्ति पर भी इसका समर्पण नहीं होता, मतलब सेवानिवृत्ति से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अर्धवेतन अवकाश और लघुकृत अवकाश, है ना, ये हो गया अपने यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे निर्वाह भत्ता, मूल नियम 53 और अनुकंपा अनुग्रह भत्ता, पेंशन नियम 38, है ना। निर्वाह भत्ता, निर्वाह भत्ता मतलब क्या जाएगा, जब कोई शासकीय कर्मचारी निलंबित हो जाता है तो उसको निर्वाह भत्ता मंजूर किया जाता है। अनुकंपा अनुग्रह भत्ता क्या होता है, जब शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत या बर्खास्त किया जाता है तब वो पेंशन या उपादान का अधिकार खो देता है, उसको भी नहीं मिलेगा, है ना। किन्तु सक्षम अधिकारी विशेष प्रकरण में अनुकंपा भत्ता देते, चल भाई अपना खाना पीना दाल रोटी की तरह जुगाड़ हो जाए, इसलिए अनुकंपा भत्ता दिया जाता है ना। ये पेंशन नियम 38 के तहत, है ना। प्रत्येक 3 माह के अंतराल में, है ना, प्रत्येक 3 माह के अंतराल में इसका पुनरीक्षण किया जाता है। किसका, यहाँ पे किसका, निर्वाह भत्ता का, ना, निर्वाह भत्ता का प्रत्येक 3 माह के अंतराल में इसका पुनरीक्षण किया जाता है। यहाँ पे एक बार मंजूर हो जाने के बाद इसका पुनरीक्षण नहीं किया जाता, है ना। सेवा पुनः बहाल कर दिए जाने पर यहाँ पे निलंबनकारी को ड्यूटी मानते हुए यहाँ पे समायोजन कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें ऐसा नहीं किया जाता, एक बार बर्खास्त मतलब बर्खास्त, है ना। इसका भुगतान आज्ञापक है, इसका भुगतान आज्ञापक नहीं है ना। मतलब इसमें भुगतान को बाद में किया जा सकता है, इसमें भुगतान बाद में नहीं किया जा सकता, है ना। अब वेतन और विशेष वेतन में क्या अंतर है ना। वेतन क्या होता है, वेतन क्या किया जाता है, वेतन से तात्पर्य यहाँ पे शासकीय सेवक द्वारा आहरित मासिक वेतन है ना, महीने जो वार जो मिला जाता है उस वेतन से है। इसमें उसकी व्यक्ति की योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति विशेष वेतन में शामिल नहीं है ना। व्यक्ति की योग्यता इसमें शामिल नहीं किया जाता, जो महीना मिल रहा है वो मिलेगा, है ना। किंतु इसमें तकनीकी वेतन, व्यक्तिगत वेतन, समुद्र पार वेतन, राज्यपाल द्वारा विशेष वेतन वर्गित कई अन्य वेतन शामिल है ना। तो इसमें व्यक्तिगत वेतन जो व्यक्तिगत तौर पर मिलता है वो वेतन हो गया, यहाँ पे समुद्र पार वेतन जो मिलता है वो राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत वेतन यहाँ पे इसमें शामिल है ना। जबकि विशेष वेतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के तब मिलेगा, जैसे कोई यहाँ पे दुष्कर काम कर लिया जिसको कोई नहीं कर पा रहा है ना, और कार्य एवं उत्तरदायित्व में क्या हो जाएगा, इसकी विशिष्ट वृद्धि कर दी गई है यहाँ पे, और उसको वो सफलतापूर्वक संपादित कर रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व के अनुसार काम कर रहा है तो उसको विशेष वेतन दिया जाएगा, है ना। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान नियम 44, है ना, और सेवा उपादान पेंशन नियम 64, है ना।
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मृत्यु सह सेवा है ना, सेवानिवृत्ति उपादान नियम 44 यहाँ पे, और सेवा उपादान पेंशन नियम 64 है ना। तो क्या हो जाएगा, जब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी ने 5 वर्ष है ना, सॉरी, जब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी ने 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर ली है यहाँ पे, तब पेंशन नियम 43 के अनुसार सेवा उपादान तथा वह पेंशन का हकदार हो गया है ना, तो वह सेवा उपादान है ना, और क्या हो जाएगा बोला यहाँ पे, पेंशन का हकदार तो हो ही गया है ना, तो अब उसे मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपादान मंजूर किया जाएगा ना है ना। तो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी ने 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर ली है ना, मतलब 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी है यहाँ पे, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान है ना। तो पेंशन नियम 43 के अनुसार सेवा उपादान तथा पेंशन का हकदार हो गया है, उसे मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान मंजूर किया जाएगा। वर्तमान इसकी अधिकतम राशि कितनी यहाँ पे 20 लाख रुपए है ना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान नियम 44 है ना। और सेवा उपादान क्या हो जाएगा, पेंशन नियम 64 यहाँ पे, जबकि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हतादायी सेवा 10 वर्ष से कम बची, बहुत कम बची, 10 वर्ष से कम बची, तब उसके पेंशन पात्रता नहीं होगी ना। सेवानिवृत्त होने कर्मचारी की अर्हतादायी सेवा 10 वर्ष से कम बची तो पेंशन पात्रता नहीं होगी, इसलिए पेंशन के बदले उसे सेवा उपादान मंजूर किया जाता है ना। मतलब उसकी जो क्वालिटी मतलब है ना, जो टर्म था यहाँ पे 10 वर्ष से भी कम का है और सेवानिवृत्त होने वाला है, तो उसको यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगा, उसको उपादान है ना, सेवा उपादान मंजूर, सॉरी, सेवा उपादान मंजूर किया जाएगा है ना। इसकी राशि प्रथम 8 माही के लिए प्रति 6 माही आधे माह के उपलब्धि के आधार पर तथा 9 से 19 6 माही तक यह दर घटती जाती है ना। तो ये घटती जाएगी, यहाँ पे पेंशन भी घटेगा, पर इसका घटने का क्या है, थोड़ा दर थोड़ा सा कम है ना। अब यहाँ पे यात्रा या दैनिक भत्ता और स्थायी यात्रा है ना, तो यात्रा दैनिक भत्ता यहाँ पे ये पूरक नियम 30 में दिया गया है, इसको पूरक नियम 8 में दिया गया। यह शासकीय कार्य की गई यात्रा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के फलस्वरूप दिया जाता है ना। यह शासकीय कार्य की जाने वाली यात्राओं में होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति है ना, वो दोनों सेम ही यहाँ पे। यह जिस दिन शासकीय सेवक मुख्यालय से अनुपस्थित रहते कल उसी दिन का मिलता है। जैसे हम यहाँ से, जैसे दुर्ग से अपन यहाँ पे कहाँ चलेगा, यहाँ पे जैसे अपन दुर्ग से कहाँ चलेगा, रायपुर है ना, मंत्रालय चलेगा, तो उसके लिए मिलेगा, पर यहाँ पे ये पूरे माह मिलता है। जैसे पटवारी को मिलता है यहाँ पे, आरआई को मिलता है यहाँ पे है ना, ये इस टाइप से उन लोगों को मिलता है दैनिक भत्ता है ना। दैनिक दर पे मिलता है यहाँ पे, मासिक दर पे मिलता है ना। यात्रा भत्ता देख प्रस्तुत करना पड़ता है यहाँ पे, इसमें यात्रा भत्ता देख प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना पड़ता है यहाँ पे है ना, क्योंकि मासिक बेस पे मिल रहा है ना भाई। इसमें नियंत्रण अधिकारी की मंजूर करता है ना, मंजूरी आवश्यक है, इसमें मंजूरी कौन करता है, शासन करता है। इसमें मान चलो आप PWD में, तो इसमें कौन करेगा यहाँ पे, इसको ई करेगा यहाँ पे, और इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा यहाँ पे, इसको शासन करेगा, इसको कौन करेगा यहाँ पे, शासन मंजूर करेगा है ना। तो ये हो गया अपना। अब देखिए यहाँ पे प्रशिक्षु मूल नियम 9:2 और परीक्षावधीन मूल नियम 9:14 है ना। प्रशिक्षु मूल नियम 9:2 और परीक्षाधीन मूल नियम 9:14 है ना। प्रशिक्षु से तात्पर्य उन व्यक्तियों से जो शासकीय सेवा में रोजगार पाने के लिए किसी धंधे अथवा व्यापार में रखने के लिए प्रशिक्षण में रखे जाते हैं है ना। प्रशिक्षु मूल नियम 9:2 है ना। परीक्षा दिन, परीक्षा मतलब क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए आए यहाँ पे परीक्षण लिए, यहाँ पे चले गए। जैसे यहाँ पे है ना ट्रेनिंग वाले जो आते हैं है ना, जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ट्रेनिंग वाले आते हैं, वो हो गया परीक्षा दिन। जैसे यहाँ पे कोई नवनियुक्त कर्मचारी, उसका हो गया ना। तो प्रशिक्षित तात्पर्य उन व्यक्तियों से जो शासकीय सेवा में रोजगार पाने के लिए किसी धंधे अथवा व्यापार में रहने के लिए प्रशिक्षण में रखे जाते हैं ना। परीक्षा दिन से आशा उस व्यक्ति से जिससे नियोजन विभाग के संवर्ग में किसी मौलिक पद के विरुद्ध परीक्षा अवधि पर होता है ना। तो नियोजन विभाग के संवर्ग में किसी मौलिक पद के विरुद्ध परीक्षा अवधि पर होता है ना। तो प्रशिक्षु काल में एक निश्चित दर पर वजीफा प्राप्त होता है यहाँ पे है ना। परीक्षा पर रहते हुए वेतनमान तथा उस पर दे महंगाई भत्ता प्राप्त होता है यहाँ पे। वर्तमान परीक्षा नवनियुक्त कार्यक्रम को 70, 80, 90% रूल है ना। हालांकि रूल अभी खत्म कर दिया गया है ना, 70, 80, 90% वाला रूल है ना। इनको पैसा मिलेगा पर एक निश्चित दर पर मिलेगा इनको, तो मतलब जो भी नॉर्मल नियमित कर्मचारी वैसे इनको सुविधाएं प्राप्त होगी है ना। इसकी सेवा अवधि वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती है यहाँ पे। इसकी वेतन वृद्धि गणना में ली जाती है। प्रशिक्षण में अवकाश एवं पेंशन की गणना हिसाब से नहीं जाता, अवकाश भी गणना में नहीं ली जाता और पेंशन गणना नहीं, इसमें अवकाश और पेंशन दोनों गणना में लिया जाएगा है ना। क्योंकि रेगुलर कर्मचारी भाई, ये रेगुलर है, ये अपना प्राइवेट जैसे है, तो रेगुलर प्राइवेट में अंतर होगा ना भाई। शुल्क या मानदेय है ना। मूल नियम 46A है ना, मूल नियम 46A और मूल नियम 46B है ना। तो यहाँ पे शुल्क और मानदेय क्या होता है। शुल्क एक ऐसा आवर्ती या अनावर्ती भुगतान है ना, एक ऐसा आवर्ती अनावर्ती भुगतान है जो शासकीय कर्मचारी को भारत या राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होता है ना। संचित निधि के अलावा, संचित निधि से नहीं दिया जाता, इसको संचित निधि से नहीं दिया जाता, शुल्क को संचित निधि से नहीं दिया जाता यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और इसको मानदेय को संचित निधि दिया जाता है, भारत राज्य सरकार की संचित निधि दिया जाता है ना। ये हो गया यहाँ पे है ना। तो शुल्क, मूल शुल्क या मानदेय, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना, ये एक तरफ क्या अपने यहाँ पे सॉरी
एक तरफ अपना क्या है यहाँ पे शुल्क है ना, एक तरफ अपना शुल्क है ना, एक तरफ अपना शुल्क है और एक तरफ अपना क्या है मानदेय है ना, मानदेय यहाँ पे मानदेय है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है शुल्क भुगतान शासकीय कर्मचारी को सीधे शासन की ओर से किया जाता है, कर्मचारी से शासन द्वारा। मानदेय का भुगतान शासकीय कर्मचारी सदैव शासन द्वारा किया जाता है ना। इसको सीधे भी कर सकते हैं, शासन से भी करते हैं, इसको शासन द्वारा ही किया जाएगा ना। सामान्यतः इसका भुगतान किसी निजी व्यक्ति या निकाय आदि के लिए किए गए कार्य के बदले किया जाता है। यहाँ पे निजी व्यक्ति है ना, निजी व्यक्ति किया जाता है इसका है ना, मतलब यहाँ पे यह आकस्मिक प्रकार किसी विशेष कार्य करने के बदले पारिश्रमिक रूप में दिया जाता है ना। ये हो गया अपने यहाँ पे, ये तक जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता होगा ना। इसका 1/3 हिस्सा है ना, इसका क्या बोले यहाँ पे 1/3 हिस्सा यहाँ पे शासकीय कोष में जमा कर शेष भाग संबंधित को दिया जाता है ना। 1/3 हिस्सा क्या कर देंगे यहाँ पे, जो शुल्क है उसका 1/3 हिस्सा शासकीय कोष में जमा कर देंगे और बचा वाला यहाँ पे संबंधित कर्मचारी या एम्प्लॉय दे देंगे। यहाँ पे इसमें कोई भाग शासकीय कोष में जमा नहीं किया जाता, संचय निधि दिया जा रहा है तो वो तो शासकीय कोष से दिया जा रहा है भाई मानदेय, तो उसको शासकीय कोष में डबल से क्यों जमा करेंगे है ना। तो ये शासकीय कोष में जमा नहीं किया जाता, ये किया जाता है ना। दैनिक भत्ता, विशेष विराम भत्ता। दैनिक भत्ता यहाँ पे मुख्यालय से कुल अनुपस्थिति के आधार पर इस भत्ते की गणना की जाती है ना, कुल अनुपस्थिति के आधार पर ना दैनिक भत्ता यहाँ पे ना, मतलब कितने आप मुख्यालय से कितने देर तक यहाँ क्या रहे अनुपस्थित रहे है ना। विशेष विराम भत्ता यहाँ पे मुख्यालय से बाहर विराम के स्थान पर ठहरने की स्थिति में आधा दैनिक भत्ता पहुँचने तथा आधा दैनिक भत्ता वहाँ से वापस आने के प्राप्त होता है ना। आधा दैनिक भत्ता वहाँ पहुँचने तथा आधा दैनिक भत्ता वहाँ से वापस आने है ना, वापस आने के लिए प्राप्त होता है ना विशेष विराम भत्ता। तो विराम यहाँ पे जब कहीं जा रहे हो आप दूसरी जगह तो वहाँ पे क्या करोगे, विराम करोगे तो विराम भत्ता मिलेगा भाई है ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ तो दिखते रहेगा ना, क्या क्या अपना हेडिंग है दिखते रहेगा ना। तो देखिए यहाँ पे मुख्यालय राजभोगी नगर है अथवा सामान्य स्थान है, उस आधार पर दैनिक भत्ते की गणना की जाती है। राजभोगी नगर मतलब यहाँ पे आराम की, और सामान्य स्थान है तो उसके साथ है ना। राजभोगी नगर अथवा सामान्य स्थान है, इस आधार पर विशेष विराम भत्ते की गणना की जाती है ना। तो इसमें भी राजभोगी नगर या सामान्य स्थान, उसके आधार पर किस दर पर यहाँ पे पैसा देना है यहाँ पे उसकी गणना की जाएगी ना। दैनिक भत्ते की गणना घंटों के आधार पर की जाती है। जैसे सुबह यहाँ पे आप 10 बजे निकल रहे हो, शाम के 6 बजे वापस आ रहे हो, तो ये दर के हिसाब से। जबकि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आप कहीं दूसरे स्थान जा रहे हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे हाल्ट कर रहे हो है ना, तो इसलिए आपको विराम भत्ता मिल रहा है ना भाई। तो अग्रिम वेतन वृद्धि है ना, मूल नियम 27 यहाँ पे, और वार्षिक वेतन वृद्धि मूल नियम 24 है ना। तो यहाँ पे अग्रिम वेतन वृद्धि मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे अग्रिम है ना, अग्रिम वेतन वृद्धि है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे अग्रिम सैलरी इंक्रीमेंट है ना। तो यहाँ पे अग्रिम है ना, अग्रिम क्या बोला मैंने यहाँ पे, अग्रिम वेतन वृद्धि यहाँ पे, और यहाँ पे ईयरली है ना, ये वार्षिक है ना, वार्षिक क्या जाएगा, वार्षिक वेतन वृद्धि है ना। तो अग्रिम वेतन वृद्धि और वार्षिक वेतन वृद्धि क्या अंतर है यहाँ पे। अग्रिम वेतन वृद्धि किसी विशेष कारणों मंजूर की, जैसे आपने लेखा एग्जाम पास कर लिया है ना, जैसे आपने लेखा एग्जाम पास कर लिया है ना, और यहाँ पे परिवार नियोजन करा लिया तो आपको अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी। पर यहाँ पे वार्षिक वेतन वृद्धि में ऐसा आवश्यक नहीं है, ये हर साल होती है ना, या तो जुलाई में होगी या तो जनवरी में होगी है ना। ये हो गया अपने यहाँ पे। इसमें सक्षम अधिकारी स्वीकृति की आवश्यक है, इसमें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता है, इसके लिए किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वार्षिक हो रहा है ना भाई यहाँ पे है ना। महंगाई भत्ते गणना महंगाई भत्ते गणना में इसको लिया जाता है यहाँ पे। महंगाई भत्ते गणना के लिए इसके दोनों को लिया जाता है, महंगाई भत्ता गणना में दोनों को लेंगे ना, क्योंकि दोनों में सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है। एक बार मंजूर होने बाद रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लेखा एग्जाम ने पास कर लिया 60% ऊपर आ गया तो आपको एक बार मिल गया मतलब मिल गया ना। शास्त्रीय रूप में से रोका जा सकता है ना, शास्त्रीय रूप में से रोका जा सकता है ना। दैनिक भत्ता पूरक नियम 30, यहाँ पे मुख्यालय भत्ता पूरक नियम 25 है ना। तो दैनिक भत्ता पूरक नियम 30 यहाँ पे, दैनिक भत्ता पूरक नियम 30 यहाँ पे, और मुख्यालय भत्ता पूरक नियम 25 है ना। तो मुख्यालय से शासकीय कार्य में से यात्रा करने पर यह भत्ता दे होगा ना मुख्यालय से आप वो करें शासकीय काम, जैसे यहाँ पे आप दूर से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे रायपुर जा रहे हैं ना, मुख्यालय भत्ता पूरक नियम। जैसे शासकीय यात्रा मुख्यालय से प्रारंभ होती है, इसलिए मुख्यालय से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अथवा एयरपोर्ट जाने के लिए है ना, तथा उस संबंधित स्थान से वापस लौटने के लिए, तो ये हो गया ना। तो मतलब मुख्यालय से आप जाओगे, मुख्यालय से, और इसमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप मुख्यालय से कहाँ जा रहे हो, कहीं दूसरे जगह जा रहे हो, इसमें आप स्वयं का वाहन यूज कर रहे हो, इसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो ना, इसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, स्वयं का वाहन यूज कर रहे हो ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे। यात्रा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए भत्ता दिया जाता है ना, यात्रा में खर्च की प्रतिपूर्ति है ना, यात्रा में जो भी खर्च हो रहा है उसकी प्रतिपूर्ति अभी करनी है यहाँ पे ना, तो उसके लिए यह भत्ता दिया जाता है। मुख्यालय पर कुली भाड़ा, ऑटो रिक्शा आदि खर्च के वहन के लिए यह दिया जाता है ना। मुख्यालय में कुल अनुपस्थित घंटों के आधार पर दैनिक, जैसे आप यहाँ पे आप ऑफिस गए है ना 10 बजे है ना, 10 बजे ऑफिस गए, 10 बजे फिर 11 बजे निकले यहाँ पे, फिर आप शाम के 7 बजे आ रहे हो, तो कितने घंटा मुख्यालय में अनुपस्थित रहे यहाँ पे उस अवधि में दिया जाएगा। ये 10 से 11 वाला टाइम को नहीं दिया जाएगा है ना, 11 से 7 वाले टाइम को दिया जाएगा है ना।
इसकी गणना घंटों के आधार पर नहीं की जाती यहाँ पे, इसकी गणना घंटों के आधार पर की जाती है क्योंकि दैनिक भत्ता है भाई यहाँ पे ना। तो इसमें घंटा का क्या है, यहाँ पे हावर का बहुत अधिक महत्व है ना। मुख्यालय राजभोगी नगर है अथवा सामान्य स्थान, इसके आधार पर दैनिक भत्ते की गणना की जाती है ना। राजभोगी नगर अथवा सामान्य स्थान है, इस आधार पर मुख्यालय है ना भत्ते की गणना की जाती है ना। ये हो गया यहाँ पे पूर्वानुमान है ना। तो यहाँ पे पूर्वानुमान है ना, पूर्वानुमान या प्रत्याशित वेतन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थायी है ना, अस्थायी वेतन है ना, अस्थायी वेतन है ना, अस्थायी वेतन है ना। पूर्वानुमान या फिर अस्थायी वेतन है ना। तो पूर्वानुमान पेंशन तब मंजूर की जाती है जब पेंशन कागजात है ना, कागजात पीपीओ है ना, पीपीओ जारी करने के लिए भेज दिए जाते हैं तथा ये जारी होने में विलम्ब हो रहा है ना। पूर्वानुमान पेंशन तब मंजूर की जाती है जब पेंशन कागज है ना पीपीओ जारी करने के लिए भेज दिए जाते हैं, जारी होने में विलम्ब हो रहा है तो पूर्वानुमान पेंशन चालू कर दिया जाएगा। अस्थायी पेंशन है ना, अस्थायी पेंशन कब मंजूर की जाती है, जब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या न्यायालयीन प्रकरण चल रहा था। जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक अस्थायी पेंशन देते रहो भैया, तब तक अपना रोटी है ना, रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेगा। फिर पूर्वानुमान मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कागज पीपीओ को भेजा गया है और जारी होने में क्या हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तब पूर्वानुमान पेंशन चालू कर दे, मतलब अपने आधार पर आप पेंशन जारी कर सकते हैं। इसका आहरण कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थापना वेतन देयक पर कोषालय से किया जाता है। यहाँ पे कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थापना वेतन देयक कोषालय से किया जाता है, दोनों का वेतन कोषालय से किया जाता है। यहाँ पे पेंशन है ना, पेंशन भुगतान आदेश जारी होने पर इसका आहरण बंद कर, मतलब जैसे पेंशन नया पेंशन चालू हुआ यहाँ पे तो वो पुराना पेंशन मतलब बंद हो जाएगा भाई, जो थोड़े से के लिए चालू किए थे यहाँ पे, ये तब तक जारी जब तक कि यहाँ पे न्यायालयीन जांच की रिजल्ट नहीं आ जाता, अंतिम आदेश नहीं आ जाता ना। इसका समायोजन अंतिम पेंशन में कर दिया जाता, लास्ट में कर देंगे भाई यहाँ पे, इसका समायोजन नहीं किया जाता यहाँ पे, क्यों, बल्कि अंतिम आदेश में उस कर्मचारी यदि बर्खास्त कर जाता है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी यहाँ पे, और यदि पेंशन में कोई वसूली आदेश की जाती है तो पेंशन में अंतिम वसूली मानकर समायोजित किया जाएगा ना। यात्रा भत्ता, स्थानांतरण भत्ता यहाँ पे लोकहित की यात्रा के लिए मिलता है यहाँ पे, जैसे आप दुर्ग से रायपुर गए है ना, वैसे यहाँ पे लोकहित में एक स्थान दूसरे स्थान पर किए गए स्थानांतरण के लिए, मतलब जैसे आपका है ना स्थानांतरण हो गया, मतलब रायपुर से आपका कहाँ हो गया, अंबिकापुर हो गया, तो ये ऐसे है ना। आने जाने रेल बस हवाई जहाज किराया मिलता है यहाँ पे है ना। स्थानांतरण पर हवाई जहाज से यात्रा करने पर किराया नहीं मिलता है ना, ठीक है। यहाँ पे बाकी रेल बस ट्रेन से जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें परिवार सदस्यों के यात्रा किराया नहीं मिलता, इसमें परिवार सदस्यों का भी मिलता है ना। इसमें घरेलू सामान परिवहन व्यय नहीं मिलता, इसमें घरेलू सामान परिवहन व्यय मिलता है ना। अदे अवकाश नियम 30, यहाँ पे लघुकृत अवकाश नियम 29 है ना। अदे अवकाश नियम 30 और लघुकृत अवकाश नियम 29 है ना। अदे अवकाश क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवकाश नियम 30 है ना। अदे अवकाश नियम 30, यहाँ पे लघुकृत अवकाश नियम 29 है ना। सॉरी, अदे अवकाश और क्या बोला मैंने यहाँ पे, लघुकृत अवकाश है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अदे है ना, अदे अवकाश मतलब इसे पेमेंट नहीं दे होगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, लघुकृत अवकाश में क्या हो जाएगा, पेमेंट दे होगा ना, लघुकृत है ना, लघुकृत अवकाश में पेमेंट क्या होगा, दे होगा ना। जब खाते में कोई भी अवकाश दे शेष नहीं है तब अदे अवकाश लिया जाता है ना। अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध लिया जाता है, और है ना, और 2 डबल अर्धवेतन अवकाश खाते से काटा जाता है भाई है ना। यह 190 दिन से अधिक नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। चिकित्सकीय की अनुशंसा पर लघुकृत अवकाश लिया जाता है यहाँ पे। अवकाश में आधा वेतन मिलता है, इस अवकाश में अदे अवकाश में इसमें ये बोल रहा है कि आधा वेतन मिलेगा ना, इस अवकाश में पूरा वेतन मिलता है ना। इसमें क्या मिलता है, अदे अवकाश में, असाधारण अवकाश थोड़ी नहीं, ये अदे अवकाश है, असाधारण अवकाश में पेमेंट काटा जाता है, पूरा पेमेंट मिलता ही नहीं असाधारण अवकाश में, जबकि अदे अवकाश में कम से कम आधा वेतन तो मिलेगा ना। अर्धवेतनिक अवकाश जैसे हो जाता है अदे अवकाश है ना। इस अवकाश लेखा में लिखा जाता है, इसे अवकाश लेखा में लिखा जाता है ना, इसे अवकाश लेखा में लिखा जाता है, इसे अवकाश लेखा में, दोनों को अवकाश लेखा में लिखा जाता है। व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन है ना। व्यक्तिगत वेतन यहाँ पे यह वेतन के पुनरीक्षण अथवा मौलिक वेतन से किसी हानि से बचने के लिए ना मंजूर किया जाता है। यह विशेष रूप से दुष्कर प्रचार कार्य करने या उत्तरदायित्व में विशिष्ट वृद्धि होने पर मंजूर किया जाता है। यहाँ पे पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिए यह विचार में लिया जाता है ना, पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिए यह विचार में लिया जाता है। पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिए इसे विचार में नहीं लिया जाता ना, पदोन्नति होने पर विशेष निर्धारण के लिए इसे वेतन है ना, इसे विचार में नहीं लिया जाता ना। इस पर महंगाई भत्ता मिलता है, इस पर महंगाई भत्ता नहीं मिलता, इस पर महंगाई भत्ता मिलता है, इस पर महंगाई भत्ता नहीं मिलता है ना। व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन है ना। व्यक्तिगत वेतन में है ना महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि इसमें महंगाई भत्ता दे नहीं है ना। ठीक है। यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश और अदे अवकाश है ना, तो इसमें दोनों में आधा आधा वेतन मिलता है। पहली बात तो ये अर्धवेतन अवकाश नियम 29, अदे अवकाश नियम 30 है ना।
अर्धवेतन अवकाश अवकाश खाते में देय अवकाश के विरुद्ध मिलता है ना। देय अवकाश भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध मिलता है ना। तो ये हो गया यहाँ पे अवकाश खाते में देय अवकाश के विरुद्ध मिलता है यहाँ पे, जबकि ये भविष्य में अर्जित किए जाने वाले अर्धवेतन अवकाश के विरुद्ध मिलता है ना। इस अवकाश में आधा वेतन मिलता है, इस अवकाश में आधा वेतन मिलता है। यह अवकाश अस्थायी स्थानापन्न तथा स्थायी सभी शासकीय सेवकों को मिलता है ना। यह अवकाश अस्थायी स्थानापन्न तथा स्थायी है ना सभी शासकीय सेवकों को मिलता है ना। यह अवकाश अस्थायी स्थानापन्न तथा अस्थायी सभी शासकीय सेवकों को मिलता है। यह अवकाश अस्थायी स्थानापन्न तथा स्थायी सभी शासकीय सेवकों को मिलता है ना। तो ये दोनों सभी शासकीय सेवकों को मिलता है यहाँ पे, ये तो समानता हो गई भाई यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे अर्जित अवकाश और लघुकृत अवकाश है ना। क्या बोला मैंने यहाँ पे अर्जित है ना, क्या बोला मैंने यहाँ पे अर्जित है ना, अर्जित अवकाश, और इसमें क्या बोला मैंने यहाँ पे लघुकृत है ना, लघुकृत है ना, लघुकृत अवकाश है ना, लघुकृत अवकाश है ना। तो यह ड्यूटी में अर्जित किया जाता है यहाँ पे, यह ड्यूटी से अर्जित नहीं किया जाता है यहाँ पे। सेवानिवृत्ति पर इसका समर्पण किया जाता है, इसका समर्पण नहीं होता, निजी कारणों से लिया जाता है, चिकित्सा आधार पर यहाँ पे ये केवल चिकित्सा आधार पर लिया जाता है। इस अवकाश लेने की सीमा होती है, मतलब कितना 180 दिन अधिकतम आप ले सकते हो है ना। वैसे इस अवकाश लेने की भी एक सीमा होती है ना। लघुकृत अवकाश यहाँ पे एक बार में 90 दिन है साथ तक इसका है ना, एक दिन में 90 दिन है ना। इसके एक बार चेक कर लेंगे कितना। जितना अवकाश लिया गया उतना अर्जित अवकाश लेखे से कम किया जाता है ना। जितना अर्जित अवकाश लिया गया है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक कॉल आ रहा था। जितना अर्जित अवकाश लिया गया है उतना अर्जित अवकाश लेखे से कम किया जाता है ना। उतना अर्जित अवकाश लेखे से क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अर्धवेतन अवकाश लेखे से दोगुना कम किया जाता है ना। इसमें अवकाश लेखा में लिया जाता है, इसमें अवकाश लेखा में लिया जाता है ना। यह इस अवकाश में पूरा वेतन मिलता है, इसमें पूरा वेतन मिलता है, दोनों में मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे पूरा वेतन मिलेगा ना। प्रत्याशित पेंशन नियम 6174, क्षतिपूरक पेंशन नियम 36 है ना। 6174 और क्षतिपूरक पेंशन नियम 36 है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, यह उस सेवानिवृत्त कर्मचारी को दी जाती है जिसके अंतिम पेंशन भुगतान है तो पीपीओ जारी होने में विलम्ब हो रहा हो है ना। यह उस शासकीय सेवक को मंजूर की जाती है जिसके पद की है ना समाप्ति के कारण उसका चयन सेवानिवृत्ति के लिए किया गया है ना। तो ये प्रत्याशित पेंशन और क्षतिपूरक पेंशन है। यह अंतिम पेंशन की अनुमानित पेंशन है, यह अंतिम पेंशन है ना। इसकी स्वीकृति तथा आहरण कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाता है। इसकी स्वीकृति इसका आहरण स्वयं सेवानिवृत्त शासकीय सेवक करता है ना। इसका आहरण कौन करता है यहाँ पे, स्वयं सेवानिवृत्त शासक है ना सेवक करता है यहाँ पे। मुख्यालय भत्ता और विशेष विराम भत्ता ना, मुख्यालय भत्ता विशेष विराम भत्ता यहाँ पे शासकीय सेवक जब शासकीय कार्य के दौरान यात्रा प्रारंभ करता है तो उसकी यात्रा मुख्यालय से प्रारंभ मानी जाती है। मुख्यालय से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट जाने तक या दौरे में वापस लौटने तक मुख्यालय भत्ता प्राप्त होता है। मुख्यालय में अनुपस्थित रहने चाहे कितनी भी घंटे हो मुख्यालय भत्ता तो प्राप्त होगा ही है ना। घंटे से इसका मतलब नहीं है ना। इस प्रकार मुख्यालय छोड़ने तथा यात्रा वापस आने का आधा आधा है ना, छोड़ने और वापस आने पर आधा आधा दैनिक भत्ता प्राप्त होता है। इसी गणना मुख्यालय मान से साधारण और विशेष दर से की जाती है ना। विशेष विराम भत्ता यहाँ पे विशेष विराम भत्ते की पात्रता तब होती है जब कर्मचारी मुख्यालय के बाहर गंतव्य स्थान पर रात्रि में विश्राम करे है ना। जिस दिन पहुंचा उसी दिन लौट आता है तो उसे विशेष विराम भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किंतु उसे मुख्यालय की भत्ता मिलेगा ही है ना। विशेष विराम भत्ते की पात्रता आधा दैनिक भत्ता पहुँचने का तथा आधा दैनिक भत्ता वहां से रवाना होने पर देय होगा। इसी गणना गंतव्य पर ठहरने के स्थान पर निर्भर करती है। यदि स्थान राजभोगी नगर या मेट्रोपोलिटन सिटी है तो विशेष है, या राजभोगी नगर मतलब मेट्रोपोलिटन सिटी होता है ना, तो विशेष दर पर अन्य स्थान पर साधारण भत्ता देय होगा ना। ये हो गया अपने यहाँ पे स्थायी पद मूल नियम 922 और अस्थायी पद मूल नियम 930 है ना। स्थायी पद और अस्थायी पद, स्थायी यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे स्थायी पद देखते हैं, यहाँ पे स्थायी है ना, स्थायी पद यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला मैंने यहाँ पे अस्थायी है ना, अस्थायी है ना, अस्थायी यहाँ पे अस्थायी है ना। स्थायी पद एक निश्चित दर के वेतन में बिना किसी समय सीमा स्वीकृत किया जाता है ना। स्थायी पद निश्चित दर पर वेतन में कि बिना किसी समय के स्वीकृत होता है यहाँ पे। अस्थायी पद निश्चित वेतन दर में एक निश्चित सीमा अवधि के लिए स्वीकृत होता है ना, एक निश्चित सीमा अवधि के लिए स्वीकृत होता है यहाँ पे, बिना किसी समय सीमा के स्वीकृत होता है ना। यह निश्चित वेतन दर पर सीमित अवधि के लिए है ना, सीमित अवधि। इसमें कोई समय सीमा नहीं भाई, स्थायी है, समय सीमा रहेगी नहीं। अस्थायी एक सीमा उसकी रहेगी। नियुक्ति मगर मौलिक होती है, इस पर अस्थायी होती है ना। इस पद पर नियुक्ति व्यक्ति धारणाधिकार अर्जित करेगा यहाँ पे, इस पद पर धारणाधिकार प्राप्त नहीं होता, इस पद पर धारणाधिकार प्राप्त नहीं होता ना।
अब लघु शास्त्री एवं दीर्घ शास्त्री, लघु शास्त्री मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लघु शास्त्री बिना विभागीय जांच के अध्यारोपित की जाती है। यहाँ पे मुख्य शास्त्री अध्यारोपित करने विभागीय जांच आवश्यक होती है ना। इस सेवा से पच्युत या सेवा समाप्ति की सजा नहीं होगी ना, इसमें सेवा से पच्युत है ना या सेवा समाप्ति की सजा नहीं होगी। यहाँ पे इसमें सेवा से पच्युत अथवा बर्खास्त किया जा सकता है ना लघु शास्त्री में, है ना। लघु शास्त्री मतलब छोटा है भाई, इसमें बर्खास्त थोड़ी नहीं कर देंगे, पर ये मुख्य दीर्घ है तो इसमें बर्खास्त किया जा सकता है। एक यह छोटी छोटी त्रुटि के लिए की जाने वाली एक नोटिस देकर की जा सकती है ना, ये गंभीर आरोपों सिद्ध किए जाने पर की जा सकती है ना। ठीक है, यहाँ पे मील भत्ता विशेष विराम भत्ता ना, तो मील भत्ता यहाँ पे बस या रेल टिकट के बराबर राशि मील भत्ता है। जब शासकीय सेवक अपने स्वयं के वाहन से यात्रा करता है तब उसे इस यात्रा भत्ता नियम 25 प्रति किलोमीटर दर से मील भत्ता प्राप्त होता है ना। 25 है ना उसे यात्रा भत्ता क्या बोले यहाँ पे, नियम 25 के अनुसार प्रति किलोमीटर दर से मील भत्ता प्राप्त होता है ना। विशेष विराम भत्ता बताया मैं यहाँ पे गंतव्य करता है, रुकता है, उसके बाद यहाँ पे विशेष विराम भत्ते की प्राप्त होगी, मुख्यालय भत्ता मिलेगा ही। यहाँ पे इसको पहले पढ़ चुके हैं ना, राजभोग में मेट्रोपोलिटन सिटी इसको पढ़ चुके हैं ना। असमर्थता पेंशन या असाधारण पेंशन है ना, असमर्थता पेंशन या फिर असाधारण पेंशन है ना। तो यहाँ पे असमर्थता है ना, असमर्थता पेंशन या फिर यहाँ पे असाधारण पे यहाँ पे पेंशन है ना। क्या क्या होता है यहाँ पे है ना, तो शासकीय सेवा के दौरान जब कोई शासकीय सेवक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ कारण सेवा करने योग्य नहीं रहता तो उसकी पेंशन मंजूर की जाती है, असमर्थता पेंशन है। असाधारण मतलब यहाँ पे असाधारण मतलब क्या बोल रहा है, यह पेंशन शासकीय सेवक की विशेष परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर मंजूर की जाती है, जिसमें क्या हो जाएगा, मृत्यु होगी और इसमें शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो जाएगा, यहाँ पे असमर्थ हो जाएगा। इसकी मंजूरी के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसकी मंजूरी के लिए राज्य शासन है ना, राज्य शासन है ना, मतलब मृत्यु हो गई भी तो कैसे पेंशन दे, तो राज्य शासन मतलब मंजूरी देगा तब, है ना। इसकी मंजूरी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इसकी मंजूरी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें राज्य शासन ही करेगा। मृत्यु हो गई तो क्या चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा भाई। अशक्त पेंशन कुल सेवा के आधार पर सामान्य पेंशन की तरह मंजूर की जाती है। असाधारण पेंशन अंतिम उपलब्धि की आधी राशि है ना, अंतिम उपलब्धि की आधी राशि है ना, आधी राशि के बराबर क्या की जाती है, मंजूर की जाती है ना। अर्धवार्षिक पेंशन और सेवानिवृत्ति या निवृत्ति पेंशन। अर्धवार्षिक पेंशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने 62 साल कंप्लीट कर लिए यहाँ पे तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी, है ना। और यहाँ पे है ना आपने 20 वर्ष की सेवानिवृत्ति ले ली यहाँ पे, जैसे वो अपना पखानजोर की मैडम थी, उन्होंने 20 वर्ष, उनका ट्रांसफर कांकेर हो गया था तो वो 20 वर्ष के बाद है ना ऑटोमेटिक उन्होंने सेवानिवृत्ति ले लिया था यहाँ पे, तो उसकी पेंशन मंजूरी मिलेगी। पर इसमें पेंशन कम मिलेगी क्योंकि उस समय का यहाँ पे उसको सैलरी सिर्फ देखा जाएगा और इसमें तो भैया आपका पेमेंट ज़्यादा रहेगा तो आपको पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी ना। अर्धवार्षिक आयु पर सेवानिवृत्त होने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है ना, अर्धवार्षिक आयु पर सेवानिवृत्त होने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे नोटिस देने पर चयनित होने पर यह पेंशन मंजूर की जाती है ना। यह पेंशन गणना नियम 43 की जाएगी यहाँ पे, यह भी पेंशन गणना नियम 43 के अनुसार की जाएगी, है ना। ये बोला यहाँ पे अदेय अवकाश और असाधारण अवकाश, है ना। अदेय है ना, ये क्या हो जाएगा, अदेय है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अदेय अवकाश यहाँ पे, और असाधारण है ना, असाधारण अवकाश यहाँ पे, असाधारण अवकाश है ना। तो जब खाते में कोई भी अवकाश शेष न हो तो ये अदेय अवकाश लिया जाता है ना। यह अवकाश तब लिया जाता है जब खाते में कोई अवकाश शेष नहीं किंतु मंजूरी है तो कर्मचारी के अवकाश की मांग करनी होती है ना। यह अवकाश भविष्य से सेवा अर्जित किए जाने वाले अर्धवेतन अवकाश में समायोजन किया जाता है ना, मतलब अभी ले लो भैया, बाद में हम समायोजित कर देंगे ना। इस अवकाश समायोजन किसी भी अवकाश में नहीं किया जाता ना, इसका समझ असाधारण अवकाश यहाँ पे, इस अवकाश में आधा वेतन मिलता है, बाद में इसको अर्धवेतन अवकाश में स्वीकृत वो पास करा लेंगे ना। यह अवकाश केवल कोई वेतन नहीं मिलता ना। अदेय अवकाश है ना, अदेय अवकाश यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अदेय अवकाश नियम 30, यहाँ पे अर्जित अवकाश। अदेय अवकाश मतलब यहाँ पे ड्यूटी दर अर्जित नहीं किया जाता है, इसको ड्यूटी दर अर्जित किया जाता है, खाते में कोई अवकाश शेष नहीं है तब यह अवकाश लिया जाता है यहाँ पे, है ना। और खाते में अवकाश शेष होने पर लिया जाता है यहाँ पे आधा वेतन मिलता है, पूरा वेतन मिलता है, 90 दिन से अधिक नहीं ले सकते, इसको 180 दिन से अधिक नहीं ले सकते एक बार में। भविष्य में अर्जित किए जाने के अर्धवेतन अवकाश समायोजित किया जाता है, मतलब इसको अभी ले लो, बाद में आप क्या करना, पेमेंट करते रहना, जैसे आप क्रेडिट कार्ड रहता है उस टाइप से ना, आज आप पैसा खर्च कर लो, बाद में फिर क्या करना वो करना है ना। इसे अर्जित अवकाश से कम है ना, से कम किया जाता है यहाँ पे। अर्जित अवकाश जो खाते में रहता है उसको कम कर दिया जाता है। यह अवकाश इस शर्त मंजूर किया जाता है कि कर्मचारी अवकाश का लाभ उठाकर कर्तव्य पर लौट आएगा ना, इसके लिए कोई शर्त नहीं होती। अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश, तो अर्जित अवकाश 30 दिन के लिए यहाँ पे, 1 वर्ष के लिए 30 दिन खाते में जमा किया जाता है, 20 दिन जमा किया जाता है यहाँ पे, है ना। साल में 2 15 दिन करके एडअप किया जाता है। यह अवकाश अग्रिम जमा नहीं किया जाता है यहाँ पे। 300 दिन अधिकतम जाता है यहाँ पे, कोई अधिकतम सीमा नहीं है इसकी, है ना। एक बार में 180 दिन अधिकतम ले जा सकता है यहाँ पे। इस अवकाश को अधिकतम लेने कोई सीमा नहीं है ना, जितना अर्धवेतन अवकाश जमा है उतना ही लिया जाता है ना।
पूरा वेतन मिलेगा, इसमें आधा वेतन मिलेगा यहाँ पे, है ना। और उस पर महंगाई देय भत्ता मिलेगा यहाँ पे, है ना, महंगाई भत्ता मिलेगा। अस्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक इस अवकाश को निजी कारण या बीमारी के आधार पर ले सकता है यहाँ पे, निजी कारण बीमारी के आधार पर ले, दोनों सेम है यहाँ पे, है, निजी कारण या फिर बीमारी कारण, है ना। पदोन्नति क्रमोन्नति यहाँ पे पदोन्नति की शासकीय सेवक को, है ना, उसके सामान्य क्रम में एक श्रेणी दूसरी श्रेणी में पदोन्नति दिया, जैसे ग्रेड 2 में, है ना, ग्रेड 2 से यहाँ पे क्या बन जाए, ग्रेड 1 गए तो पदोन्नति कहलाई। क्रमोन्नति मतलब कि शासकीय सेवक क्रमोन्नति तब दी जाती है जब सामान्य क्रम में उसकी पदोन्नति होने का विलंब हो रहा हो तथा वो कोई निश्चित वर्ष में सेवा पूर्ण कर ली हो ना, जो 10 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली। जैसे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर इनका तो पदोन्नति होगा नहीं क्योंकि ये एक ही पोस्ट है यहाँ पे ना, तो इनको क्रमोन्नति दी जाती है ना, क्रम उन्नति, है ना। क्रमोन्नति यहाँ पे पदोन्नति विभाग के में भर्ती और पदोन्नति नियमितता दी जाती है यहाँ पे, है ना। जबकि शासन में क्रमोन्नति देने के लिए क्रमोन्नति योजना पृथक से मंजूर की जाती है ना। पदोन्नति संपूर्ण सेवा काल में कितनी मिल सकेगी इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है ना, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण, है ना। जबकि क्रमोन्नति 10 वर्ष सेवा पूरी करने पर प्रथम तथा 20 वर्ष सेवा करने पर दूसरी दी जाती है ना। पदोन्नति अधिक उत्तरदायित्व वाले पद पर की जाती है, इससे कर्मचारी का पद समर बदल जाता है, इससे कर्मचारी का पद एवं समर बदल जाता है। यहाँ पे क्रमोन्नति में पद वही रहता है ना, पदोन्नति नहीं माना जाएगा इसको ना। पदोन्नति उच्च वेतनमान होती है, क्रमोन्नति उच्च वेतनमान प्राप्त होता है यहाँ पे, है ना। 22D नियम लगाएंगे यहाँ पे, है ना, इसका में क्या क्यों आगामी प्रक्रम द्वारा किया जाता है ना। अर्धवेतन अवकाश या प्रसूति अवकाश, अर्धवेतन अवकाश मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, ड्यूटी द्वारा अर्जित किया जाता है यहाँ पे 28 या 38, है ना। ड्यूटी द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है यहाँ पे, महिला शासकीय सेवक को मिलता है यहाँ पे, महिला पुरुष दोनों को मिलता है, आधा वेतन मिलता है, पूरा वेतन मिलेगा यहाँ पे। अवकाश लेखा में लिखा जाता है, इसका अवकाश लेखा में नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, इसे कभी भी लिया जा सकता है, प्रसूति के समय ही लिया जा सकता है ना। स्थानांतरण अग्रिम या स्थानांतरण अनुदान, है ना। जबकि शासकीय सेवक का लोकहित में एक दूसरे स्थानांतरण होता है तो इसके लिए उसका मुख्यालय बदल जाता है और वो नए स्थान पर अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकेगा और अपने घरेलू सामान भी वहाँ ले जाएगा, है ना। इसके उसका जो व्यय होगा उसकी अनुमति अनुमानित अग्रिम राशि के रूप में वो पुराने कार्यालय से प्राप्त कर सकता है, इसे स्थानांतरण अग्रिम कहा जाता है ना। मतलब उसका मान लो रायपुर से कहाँ हो गया, यहाँ पे बस्तर हो गया, तो बस्तर हो गया तो यहाँ पर रायपुर का जो कार्यालय वहीं से अग्रिम ले लेगा यहाँ पे, स्थानांतरण अग्रिम, और उसको स्थानांतरण में दौरान जो उसका खर्चा होता है उसमें वो खर्च करेगा, ठीक है, उसमें खर्च करेगा यहाँ पे। और बस्तर में क्या करेगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर बाद में क्या करेगा, वो पैसे को समायोजित करके यहाँ क्या कर लेगा, बाद में उसको अच्छे से क्या कर लेगा, निकाल लेगा, है ना। स्थानांतरण अनुदान यहाँ पे जबकि शासकीय सेवक को लोकहित में एक दूसरे से स्थानांतरित होता है तो मुख्यालय बदलना पड़ता है, बोला मैंने आपने, है ना। तो घरेलू सामान, है ना, बांधने, खोलने, उतारने, चढ़ाने, पैकिंग करने और उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए शासन एक मुश्त अनुदान मंजूर करता है, इसलिए तो जो रसीद प्रस्तुत करती है ना, रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें रसीद प्रस्तुत करना पड़ता है, रसीद प्रस्तुत करना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती ना, मतलब बाद में रसीद प्रस्तुत करेगा यहाँ पे, पहले नहीं करेगा, है ना। दोहरा कार्य भत्ता, जबकि शासकीय सेवक अपने कार्य के साथ किसी अन्य पद पर, है ना, अतिरिक्त कार्य करने का आदेश किया जाता था, उसे अतिरिक्त पद कार्य करने के बजाय उच्च पद के न्यूनतम मासिक, है ना, वेतन, है ना, का 6.25% की दर से अधिकतम 250 रुपये अध्ययन रहते हुए और दोहरा भत्ता दिया जाता है यहाँ पे 15 दिन, है 15 दिन से कम के लिए यह भत्ता दे नहीं होगा, इसका अधिकतम सीमा 1 वर्ष होती है यहाँ पे, इसे मंजूर करने के लिए विभागाध्यक्ष सक्षम है ना। ठीक है, यहाँ पे मतलब 2 काम करोगे तो आपको डबल पैसा मिलेंगे, है ना, पर वो 15 दिन से कम करो तो उसके लिए नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 1 साल कम से कम करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो उच्च पद का जो न्यूनतम मासिक वेतन उसका कितना किया जाएगा, यहाँ पे 6.25% की दर से अधिकतम 250 रुपये दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे, तो दोहरा काम कोई करेगा कभी 250 रुपये के लिए, है ना। चलो, आपका वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।